हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी 67 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और इससे पहले 68, 69, 70 और 70 का जो री एग्जाम हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। और अगर इस सभी का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहता है। और इसके अलावा आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिहार दरोगा और बीपीएससी 71 का भी प्रीलिम्स होने वाला है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो हैं पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो बाबू जगजीवन राम के पास, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है, इनके पास खाद्य और कृषि विभाग था। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण के बारे में आपको पता है कि इनको जो है बिहार विभूति की उपाधि दी गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो आपको पता है कि दीपावली की रात को वो अपने दोस्तों के साथ दीवार, यानी कि जो जेल की दीवार था वो फांद के वो लोग नेपाल की तरफ भाग गए थे। और फिर बाद में उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था, जो कि आप लोग को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे उन्होंने जो सक्रिय प्रतिरोध, यानी कि जो तोड़ फोड़ वाला जो प्रतिरोध है वो जो है आजाद दस्ता के द्वारा किया जा रहा था। और इसके अलावा आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने 1975 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इनको लोक नायक की उपाधि दी गई है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, तो दिसंबर 1946 में। और अगर डेट देखें तो वह 11 दिसंबर था, यानी कि 11 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको पता होगा कि जो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थाई जो अध्यक्ष चुना गया था पहले वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष हैं वह एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बोला जाता है। और आपको पता होगा कि इनके द्वारा जो है 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन की स्थापना की गई थी, जिसको लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा देखें तो अबुल कलाम आजाद जो हैं, इनको स्वतंत्र भारत का जब पहला मंत्रिमंडल गठित किया गया था तो शिक्षा मंत्रालय जो है इनके पास था, इनको दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ग्वालियर में। आपको पता है कि कल्पी का जो युद्ध था उसमें हेनरी ह्यूरोज के अगेंस्ट लड़ते हुए यह वीर गति को प्राप्त हो गई थी। और इनकी वीरता से ही प्रभावित होके ह्यूरोज ने कहा था कि यह जो यानी कि यह जो लेटी हुई महिला है, यह सभी क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। तो आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा 1857 की क्रांति से आपको पता है कि कानपुर से इसका नेतृत्व जो है वो नाना साहब कर रहे थे। फिर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और लखनऊ से जो अवध बेगम थी, यानी कि अवध की बेगम जो थी बेगम जीनत महल, तो आप लोग को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो यह स्टेटमेंट सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का था, यानी कि ऑप्शन बी जो है यह सही हो जाएगा। और आपको पता है कि बंगाल विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 16 अक्टूबर 1905 में जो है ये बंगाल विभाजन पूरे, यानी कि बंगाल में लागू हो गया था। और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, तो ये भी आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओडायर को, यानी कि ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उसमें जो निहत्थे लोगों पे जो बम से हत्याकांड, यानी कि बम कह रही हूँ सॉरी, निहत्थे लोगों पे जो गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया था, तो वह जो है माइकल ओडायर के द्वारा ही दिया गया था। और इसी के एवज में जो है 13 अप्रैल 1940 को लंदन में
सरदार ऊधम सिंह के द्वारा इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया, तो यह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। और बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था यह 1928 में हुआ था गुजरात के बारडोली तालुका में। और आपको पता होना चाहिए कि जो सरदार की उपाधि जो वल्लभ भाई पटेल को मिली थी, तो बारडोली सत्याग्रह में ही वहां की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा आप लोग को पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता होने के साथ साथ नरमपंथी नेता भी थे। और 1923 में जो स्वराज सभा का जो गठन हुआ था उसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसमें से रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे ये सदस्य नहीं थे। और आपको पता है कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 सदस्य थे, जिसमें कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस थे। यानी कि हमारा जो है ऑप्शन सी वो गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसमें जो है गांधी जी और तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका होने का जो बेसिक कारण था, और उस टाइम पे 1930 में जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था। तो इसी कारण से यह हुआ था, यानी कि यह समझौता किया गया था। और इसमें 2 महत्वपूर्ण इसका जो उद्देश्य था, एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए सरकार के द्वारा बोला गया, और दूसरा इसमें की द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस की भागीदारी को सुनिश्चित करना था। और इसमें इसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए कि 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई। और प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की भी घोषणा की गई। तो ये भी आप लोग को पता होगा। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो ये भी आपको पता होगा। फिर 1932 में अगर याद करें तो 24 सितंबर 1932 में जो महात्मा गांधी हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता हुआ था, तो वो इसी डेट में हुआ था। और उस पुणे समझौते में आपको पता है कि दलितों के लिए जो है जो सीटों की संख्या थी, रिजर्व सीटों की संख्या वो बढ़ा दी गई थी। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, तो ये आपको पता होगा कि यह जो है 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो इसी अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा था। और अभी जैसा मैंने कहा कि इस दिन इन्होंने रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराया, और यानी हर एक वर्ष जो है 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की भी घोषणा की गई। तो ये भी आप लोग को पता होगा। इसके अलावा 1924 ईस्वी में जो बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो ये आप लोग को पता होगा। और 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था, तो स्वराज द्वीप इनको नाम दिया गया था। और आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप नाम दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में है, तो आपको पता होगा कि यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो जिला है उसमें यह चौरा चौरी नाम का जगह है। और जिसमें 5 फरवरी 1922 को जो है पुलिस थाने में 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था, और जिसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट में कह रहा है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, तो मुजफ्फरपुर में किया गया था। और यह जो है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किंग्सफोर्ड जो वहां के जज थे उसको मारने के लिए जो है उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया था। हालांकि वो तो नहीं मरे, लेकिन जो एक भारत के साथ जो सहानुभूति रखते थे वकील कैनेडी, उनकी वाइफ और
बेटी जो है वो मारी गई थी। और फिर इसके बाद जो है इनके साथ खुदीराम बोस के साथ इनके मित्र भी थे प्रफुल्ल चाकी, तो उन्होंने तो आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि खुदीराम बोस जो है सबसे यंगेस्ट क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और आपको पता है कि आजाद दस्ता का जो गठन है वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था नेपाल में, और इसके द्वारा जो है छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा विदेशी शासक में अव्यवस्था और पंगु बनाने के लिए जो है उसके मेंबर को प्रशिक्षित किया गया था, तो ये भी आप लोग को पता होगा। फिर इसके अलावा देखें तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में चंपारण जो बिहार का एक क्षेत्र था, इसमें तीन गठिया पद्धति को खत्म करने के लिए सबसे पहला जो आंदोलन चलाया गया था, सफल आंदोलन, वो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। फिर है अखिल भारतीय स्तर पे अगर गांधी जी के द्वारा चलाया गया सबसे पहला आंदोलन था तो वो था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था और 22 में इसको वापस ले लिया गया था चौरा चौरी कांड के बाद। और फिर लास्ट में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आपको पता है कि जो नमक कर के विरोध में यह चलाया गया आंदोलन था 1930 ईस्वी में। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया गया है तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। इसका जो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 7। फिर 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 28 केजी। फिर है 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी 240 रुपीज प्रति दर्जन है इसमें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 52 सेंटीमीटर। फिर है 20, तो 20 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 12 सेकेंड, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें जो है 21, तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ये रहा 10:48। फिर 22 जो क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और फिर 23 जो बचा है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर 24 का देखिए तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 25 का आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो आपको पता होगा कि मृदा से पोषक तत्व जो है पौधे प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होगा। और इसके अलावा आपको पता है कि पौधे में बेसिकली जो 17 पोषक तत्व हैं, जिसमें कि एक तो बृहद मात्रा में और एक अल्प मात्रा में जरूरत होता है। और ये हमारे मानव शरीर के लिए भी है कि आपको मैक्रो और मिक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो आवश्यक है। तो इसमें जो 17 में अगर देखें तो जो बहुत ज्यादा यानी कि जो इम्पोर्टेंट है पौधे की वृद्धि के लिए, तो वो पोषक तत्व जैसे कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है। और जो सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है, तो उसमें बोरोन, फिर कॉपर, फिर फेरस, निकेल, मैग्नीज मैग्नीज जो है इत्यादि आएंगे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सभी कहलाएंगे अनावृत बीजी। यानी कि अनावृत बीजी का मतलब है कि इसके जो बीज में है वो आवरण नहीं पाया जाता है, तो आपको पता होगा। इसके अलावा जो है आवृत बीजी का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें कि जिसमें कि इसके जो क्या बोलते हैं कि इसके बीज में कवर लगा हुआ होता है, तो ऐसे जो है इसका जो एग्जाम्पल है तो जैसे नाशपाती है, फिर आम, सेब, गेहूं इत्यादि है। लेकिन वहीं अगर अनावृत में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ ही है पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, ये सब अनावृत का एग्जाम्पल है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो इसमें मलेरिया जो है क्लोरोक्विन ये सही है। इसके अलावा देखेंगे तो स्कर्वी आप लोग को पता होगा कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। फिर टेटनस जो है, तो टेटनस में हम लोग देखेंगे तो इससे बचाव के लिए हम लोग
DPT का इंजेक्शन लेते हैं, और यही ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो यह है केंचुआ, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। और इसमें है कि केंचुआ का जो रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन इसमें RBC जो है वो नहीं पाई जाती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और मेढक आपको पता है कि यह उभयचर प्राणी है, और रेप्टाइल में आ जाएगा सर्प, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत जो है अंतिम रूप से क्या बनता है, तो यह जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, तो ये आप लोग को पता होगा। और इसका जो फॉर्मूला है C6H12 और O11, ये आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग को पता भी होगा। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम जो है वह प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम जो है बेसिकली यह क्या होता है कि एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है, और सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, और कुछ एंजाइम जो है वो RNA के बने होते हैं, जैसे कि राइबोसोम जो है वो एक्सेप्शन केस में है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो यह एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, और इनके द्वारा जो है चेचक के टीके की खोज की गई थी, तो ये आपको पता होगा। और चेचक के बारे में आपको पता है कि यह जो है वेरियोला विषाणु से होने वाला जो है संक्रामक रोग है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो ये आप लोग को पता होगा कि यह जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और अपकेंद्रण और अभिकेंद्रण में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो जान लीजिए। कि अपकेंद्रण जो है वो किसी भी जैसे कि किसी भी कोई भी क्षेत्र है उसके उसमें जो है अगर हम लोग देखें वृत्ताकार क्षेत्र पे, तो उस पे दो बल कार्य करेगा, एक जो है केंद्र की ओर और एक केंद्र से बाहर। तो जो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है, और केंद्र के बाहर जो लगता है बल उसको अपकेंद्रीय बल बोलता है। और यही वजह है कि हमारा जो जब हम लोग दूध से मक्खन निकालते हैं तो वो उसपे अपकेंद्रन बल कार्य करता है, ना कि अभिकेंद्र। और वहीं अगर देखेंगे तो ग्रहों की जो गति है वह अभिकेंद्रीय बल के कारण वो जो है समान कक्षा में एक ही जगह वो मूव कर पा रहे हैं, तो उसमें अभिकेंद्रीय बल का प्रमुख योगदान। हालांकि वो ग्रह में जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी एक रीजन है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, वहाँ अभिकेंद्रीय बल भी कार्य करता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मौत का जो कुआं है उसमें जो है अभिकेंद्रीय बल काम करता है, ना कि अपकेंद्रन। तो ये आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, तो आपको पता है कि प्रकाश की जो गति होती है वो जितना मीडियम डेंस होता जाएगा उतना उसका गति जो है वो कम हो जाएगा। तो इसमें जो है देखें तो जल जो है वो सही ऑप्शन है, और प्रकाश जो है वो निर्वात में उसकी चाल सर्वाधिक होती है, ये आप लोग को पता होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आगे है निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है, यानी कि जो सदिश राशि नहीं है वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी जो है गति, यानी कि ये सदिश राशि नहीं है। इसके अलावा बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण इत्यादि ये सारे सदिश राशि हैं। और सदिश राशि में क्या होता है कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, वहीं अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है लेकिन इसकी दिशा नहीं होती, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि यदि धरती की घूमने की दिशा या घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, तो इसका वजन जो है वो घट जाएगा। और आपको पता है कि जो पृथ्वी के केंद्र पे जो है किसी भी वस्तु का जो भार है वो शून्य होता है, और ध्रुव पे उसका भार सर्वाधिक होता है। और जो पृथ्वी का जो क्या बोल सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है, अगर पृथ्वी अपने घूर्णन गति से ज्यादा अगर घूर्णन करने लगे तो इस पे भूमध्य रेखा पे जो है भार जो है वो और घटने लगेगा। और अगर 17 टाइम्स अगर पृथ्वी 17 टाइम यानी कि 17 गुने और तेजी से घूमने लगेगी तो यहाँ पे है शून्य हो जाएगा भूमध्य रेखा पर किसी भी वस्तु का भार, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो यह गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखें तो कैप्लर जो है ग्रहों के गति का जो नियम दिया गया था वह कैप्लर के द्वारा दिया गया था। और न्यूटन के बारे में पता होगा कि गति का जो 3 नियम है वह न्यूटन के द्वारा दिया गया था, तो ये भी आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट चलिए,
नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या जो है वो समान होती है। तो यह जो है एवोगाद्रो का नियम है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो यह दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, ये आप लोग को पता है। और सर आइजैक न्यूटन के द्वारा आपको पता है गति का 3 नियम दिया गया था। और इसके अलावा जो है रेडियो धर्मिता के क्षेत्र में, यानी कि रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में जो है मैडम क्यूरी का अभूतपूर्व योगदान है, ये भी आप लोग को पता होगा। आगे है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, तो इस घटना को कहते हैं, तो इसको सीबेक इफेक्ट बोला जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें उत्तल लेंस यूज किया जाता है। और इसके अलावा आपको पता होगा कि उत्तल लेंस में जो है इसमें किसी वस्तु का आभासी, आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो इसीलिए जो है आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो प्लेटिनम के द्वारा। और अनुचुंबकीय जो है वैसा पदार्थ है जिसमें जो चुंबकत्व की बहुत कम जो है अल्प मात्रा में गुण पाया जाता है, जिसके कारण जो है यह मिनिमम रेशियो में क्या होगा कि चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। जैसे कि एल्युमिनियम है, या फिर हमारा टंगस्टन है, प्लेटिनम है, लिथियम है, ये सारे ही अनुचुंबकीय के एग्जाम्पल हैं। तो ये आप लोग को पता होगा। आगे है कि परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, आप सभी को पता है कि इसमें जो है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। वही अगर नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहता है। तो ये भी आप लोगों को पता होगा। फिर आगे है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं, तो आप सभी को पता है कि उसको प्रगलन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी उसका सही आंसर हो जाएगा। और किसी भी खनिज से जो है उसके अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। और इसको 5 जो बेसिक पद है या टर्म है जिसके द्वारा इसको निकाला जाता है, जिसमें सांद्रण है, फिर निस्तापर, भर्जन, प्रगलन और शोधन है। ये आप सभी लोग को पता होगा। फिर आगे है निम्न में से कौन पीतल के घटक हैं। यानी कि पीतल जो है कौन से मिश्र धातु से मिलके बना है। तो इसमें आपको पता है कि जस्ता और तांबा के मिलने से जो है पीतल बना है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर इसमें जो है कॉपर में अगर टीन मिला हुआ होता तो वो कांसा हो जाता। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे है निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग CaOH का होल ट्वाइस है तो इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो जैसे ही लोहे में जंग लगेगा तो यह तो है पहले इसका वेट बढ़ जाएगा और फिर ये वेट इसका घटने लगता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि लोहे के जंग लगने का कारण है एक तो ऑक्सीजन और नमी, दोनों के कारण जो है लोहे में जंग लगता है। और इस चीज को बचाने के लिए जो है इस पे कोटिंग की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। तो श्वेत धातु जो है यह प्लेटिनम को बोला जाता है। तो ये आप लोग को पता होगा। आगे है कि उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि उत्कृष्ट धातुएं जो है प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती है, तो आपको पता है। और दूसरा है कि यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, तो यूरेनियम नहीं होगा। और उत्कृष्ट धातु है तो इसका आप लोग को पता होना चाहिए कि उत्कृष्ट धातु बोलते किसको हैं। तो ये वैसी धातुएं होती है जिस पर जैसे बाहरी वायुमंडल का जैसे पानी है या फिर अम्ल क्षार है, इसका कोई असर नहीं दिखता है। तो ऐसी धातुएं उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। जैसे सोना है, चांदी है या प्लेटिनम है, ये जो हम लोग पहनते हैं तो इस पे बाहरी रिएक्शन नहीं होता। यही वजह है कि इसका जो है ज्वेलरी हम लोग डेली वियर पे पहन पाते हैं। अगर ये रिएक्शन करता तो ऑफ कोर्स हम लोग नहीं पहनते। तो इसीलिए ऑप्शन इसमें सही पूछ रहा है, जो हमारा केवल एक सही है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा।
आगे दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसमें पहला है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही पानी में अशुद्धि मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट उसका जो है इंक्रीज हो जाएगा, और यही वजह है कि जब पहाड़ पे जो खाना बनाते हैं तो उसमें पानी में नमक मिला दिया जाता है, जिससे क्या हो कि खाना जल्दी पक सके। और फिर जब हमें बर्फ जमाना होता है तो उसमें भी नमक मिला दिया जाता है ताकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। आगे है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक जो है वह घट जाता है। तो ये भी सही है, इसमें दोनों ही सही है, सही पूछ रहा है इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि एक और दो दोनों सही है। आगे इसमें कह रहा है कि वायु गैस का निम्न में से कौन सा अवयव जो है प्रमुख है। तो ये आप सभी को पता होगा कि इसमें मीथेन जो है इसका प्रमुख अवयव है। और इसके अलावा आपको पता है कि एलपीजी में जो है नॉर्मल प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसमें रहता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई पड़ता है। तो आपको पता होगा कि लाल रंग जो है वो स्ट्रॉन्सियम के कारण दिखता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है। लेकिन ये अगर हरा रंग दिखेगा तो हरा रंग जो है वह बेरियम के कारण दिखता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर पीली रोशनी दिखे तो सोडियम सोडियम के कारण। आगे दिया हुआ है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है लवन मृदोद्भिद, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम इसमें देखें तो जो मरोद्भिद है, यानी कि जो मरुस्थलीय जो पादप है, तो उसको हम लोग वहां पे जो उगता है वो पौधा, तो उसको मरोद्भिद में रखा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर है कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो है पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है डी वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखें तो परागकण की जो सुपरिभाषा है वह क्या है। तो वह हो जाएगा कि परागकण का जो पराग केसर से क्लोम छिद्र यानी स्टिग्मा तक स्थानांतरण होने की जो क्रिया है उसको परागण बोलते हैं। और ये आपको पता है कि दो टाइप से है, स्वपरागण है और पर परागण। स्वपरागण में क्या होगा कि जो परागण एक ही पौधे में एक फूल से दूसरे फूल में होगा तो। और फिर पर परागण जो है वो क्या होता है कि वो एक पौधे का जो परागण है वो दूसरे पौधे में हो तो उसको पर परागण की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे इसमें कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें जो है बिहार का जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो पद हैं उस पे कौन सुमेलित हैं तो उनका दिया हुआ है। तो उस टाइम पे जो थे वो उसका मैं मिलान कर लेती हूँ, और वर्तमान में भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि अभी वर्तमान चूंकि चुनाव भी आने वाला है तो अभी तक तो जो है यानी कि जुलाई 2025 तक जो है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें जो पहला हमारा दिया गया है कि बिहार के राज्यपाल, तो उस टाइम पे जो बिहार के राज्यपाल थे वह फागू चौहान थे, तो ऑप्शन जो है 4 भी जाएगा। फिर है बिहार के मुख्य न्यायाधीश, तो इसके मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पे संजय करोल थे, तो यानी 3। फिर बिहार के मुख्यमंत्री, और ये अभी भी नीतीश कुमार ही हैं, तो ये 1 के साथ। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी तो ये थे HR श्रीनिवास, यानी कि 2। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ऑप्शन उस टाइम पे बन के आ रहा था ऑप्शन डी, 4-4-3-1-2 कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अभी जो मैं बता देती हूँ कि एक तो CGI जो है हमारे यानी कि पटना के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो बदल गए हैं, और अभी वर्तमान में विपुल मनु भाई पांचोली जो है यह पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि गवर्नर अभी 42वें गवर्नर जो है वो आरिफ मोहम्मद खान है, और नीतीश कुमार अभी CM है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी के कौन है, तो ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, और फिर अगर आंसर सही होगा तो मैं वहाँ हार्ट दे दूंगी, और नहीं तो फिर मैं आंसर जो है उसके नीचे भी पिन कर दूंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो यह संबंधित था शराबबंदी से, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और आपको पता है कि शराबबंदी जो है वो 2016 यानी कि 1 अप्रैल 2016 से बिहार में लागू है। और अगर संविधान में देखें तो संविधान जो है आर्टिकल 47 के तहत देखेंगे नीति निर्देशक तत्व के तहत, तो इसमें जो है पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार के जो कर्तव्य है उसको मानता है, और इसके तहत जो है
जो शराब है या मादक पेय पदार्थ हानिकारक है उसको सेवन से प्रतिबंधित करता है। तो ये भी आप लोग को पता होगा। आगे दिया हुआ है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो भारत के लिए उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फिर है, हाल में ही बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है वो खोला गया था? तो यह भागलपुर में खुला था। फिर है, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की? तो यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है इसमें ये स्टार्ट किया गया है। और आपको पता है कि अभी देखें तो यूपी में जो महाराजगंज है वहाँ दुनिया का पहला एशियाई किंग जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया और अभी हाल में ही उसका उद्घाटन भी किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आपको पता है कि जो कांवर लेक है वो बिहार में है और इसी कांवर लेक जो है कांवर झील को बिहार का सबसे पहला रामसर साइट घोषित किया गया था और अभी दो और मिला है, एक तो नागी और नकटी को। तो टोटल अभी 3 रामसर साइट है बिहार में, ये भी याद रखिएगा। कैमूर टाइगर रिजर्व आपको पता ही होगा और वाल्मीकि भी टाइगर रिजर्व है। तो ये सब आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बिहार स्पेशल है। आगे है कि सुनंदिनी कार्यक्रम जो है किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब नेक्स्ट जो हमारा कह रहा है कि जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो ये आप लोगों को पता होगा कि यह जापान के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे और जिनकी जो है हत्या कर दी गई थी। और इनको जो है भारत सरकार ने 2021 में पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा था। तो ये उस टाइम पे करंट का न्यूज था। नेक्स्ट जो दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो ये आपको पता है कि हिंदी भाषा को पहली बार जो है वह अपनाया गया था। और आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में जो है वहाँ के 6 आधिकारिक भाषा है जिसमें जो है अरबी है, चीनी है, फिर इंग्लिश है, फ्रेंच है, रसियन है और स्पेनिश है। हालांकि जो वहाँ का सचिवालय है यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटेरिएट है उसमें 2 भाषा पे मुख्यतः काम होता है, इंग्लिश और फ्रेंच पर। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। फिर है, यूक्रेन के रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता जो किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है किया गया था अब्दुल्ला साहिद के द्वारा। और आपको पता है कि यह जो थे उस टाइम के 76वें सत्र के जो है महासभा के अध्यक्ष थे। और अभी देखेंगे तो वर्तमान में अभी 79th सत्र जो है इसके जो अभी चुने गए हैं अध्यक्ष, ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमन यंग को चुना गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे है कि भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है? तो ऑपरेशन गंगा के तहत, ये भी आप लोग को पता होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा जो मिशन है अभी रिसेंट में चलाया गया, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर है, पहलगांव में जो आतंकी घटना हुआ था उसके बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो है वो आतंकी गतिविधि को समाप्त करने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया था। फिर इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। और फिर इसके अलावा इंद्रावती जो था अभी हैती से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय, इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था उस टाइम पे वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान पे जब तालिबान का कब्जा हुआ था तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए। तो ये सारा ही जो इम्पोर्टेंट है। और अभी ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ऑपरेशन सिंधु जो है ईरान से भारतीयों को और वहां से लाने के लिए चलाया जा रहा है, जो अभी काफी न्यूज में है। आगे है कि हाल में ही चीन ने सकतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र पर अधिकारों का दावा किया है और यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है भूटान में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो दिल्ली को। और आपको पता है कि 2023 में 18वां जो G20 का जो समिट हुआ था उसका होस्ट इंडिया था। वहीं अगर 19वां का बात करें 2024 में जो हुआ था G20 समिट, यह हुआ था ब्राजील में, ये भी याद रखिएगा। और अभी 2025 में ये इसकी जो अध्यक्षता है वह जोहान्सबर्ग यानी कि दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और जो कथन सही है उसको बताना है। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं है, और ये मानवाधिकार और शांति के लिए जो है पूरे वर्ल्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, तो बिल्कुल। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, तो ये भी सही है, और यही वजह है कि अमेरिका के द्वारा भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसे बाहर निकल गया है, क्योंकि अमेरिका का ऐसा मानना है कि अमेरिका के द्वारा सबसे ज्यादा जो है बजट यानी कि पैसा जो है दिया जाता है, और फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के प्रति भेदभावपूर्ण की नीति अपनाते हैं, जैसे कि WHO से अभी अमेरिका बाहर हो गया है, तो ये भी आप लोग को पता होगा। तो इसका आंसर जो है कह रहा है सही, जिसमें 2 और 3 ही सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे है कि हाल में ही किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA पर हस्ताक्षर किया है, तो यह जो है इजराइल के साथ किया गया, तो आप लोग को ये पता होगा, ऑप्शन बी सही आंसर था उसका। आगे है आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए जो है किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है, तो यह रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर है T20 इंटरनेशनल से इसमें जो है 3000 रन को बनाने वाला जो प्रथम खिलाड़ी बने थे, तो वह बने थे विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है। फिर है कोविड-19 टीकाकरण जो कि जून 2022 में हुआ है, इसकी पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, तो इसका था हर घर दस्तक अभियान 2.0, जिसके तहत पता करना था कि सारे ही कि टीकाकरण का जो है वो सभी व्यक्तियों को तक पहुंचा है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो उस टाइम पर एकनाथ शिंदे थे, लेकिन अभी वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उसके अवसर पर जो है किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था, तो यह शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जो है हर एक घर पे जो तिरंगा है उसको फहराने के लिए सरकार के द्वारा आह्वान किया गया था। फिर है केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो यह था उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, और इसके द्वारा जो है प्री प्राइमरी के लेवल पर जो है वो लागू किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों के राज्यपाल के निम्नलिखित जोड़े पर विचार करिए, और कह रहा है कि कौन सा जो युग्म सही है उसको बताना है। तो उस टाइम का तो क्या था नहीं था उसको तो छोड़ दीजिए, वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में अभी कौन है। तो राजस्थान जो है आपको पता है कि कलराज मिश्र जो है वो राजस्थान के अभी गवर्नर नहीं है, बल्कि अभी जो प्रेजेंट में राजस्थान के गवर्नर है वो बांगरे साहब है, यानी कि उनका जो है सर टाइटल कुछ बांगरे करके है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। और फिर उत्तर प्रदेश तो अभी आनंदीबेन पटेल ही वहाँ की गवर्नर है, और पश्चिम बंगाल के सत्यपाल मलिक नहीं है, बल्कि डॉक्टर CB आनंद बोस हैं, और गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं। तो इस तरीके से जो है उस टाइम पे आंसर इसका बी था, लेकिन अभी आप लोग मिला के इसको सही कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो कह रहा है कि निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है, तो यह जारी किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी कि मोस्पी के द्वारा, तो ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर है। आगे कह रहा है कि खबरों में नजर आने वाली जो एला वेरेन वाला रिबन श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है, तो ये तीनों जो हैं ये शूटर हैं, यानी कि निशानेबाजी से, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कि हाल में ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है, तो यह उस टाइम पे स्मृति ईरानी को दिया गया था, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही है। और इसके अलावा अभी वर्तमान में देखेंगे तो मुख्तार अब्बास नकवी के पास जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का पदभार इनके पास दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो है पीयूष गोयल के पास आपको पता है कि इनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, अमित शाह के पास अभी गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय है, और निर्मला सीतारमन के पास वित्त मंत्रालय के और कॉर्पोरेट मंत्रालय इन्हीं के पास है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, तो
तो इसमें कह रहा है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए के उम्मीदवार कौन थे, तो यह यशवंत सिन्हा थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है। और आगे दिया हुआ है कि अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड होगा, टॉम ऑफ सैंड जो है जिसको रेत की समाधि बोलते हैं, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो प्राप्त करने वाली कौन सी महिला थी, तो वह गीतांजलि श्री को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है यह सही आंसर है। और गीतांजलि श्री के बारे में आपको पता होगा कि ये हिंदी की कथाकार और उपन्यासकार हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह दीप श्रेष्ठ को किया गया था, और यह जो थे एक फिल्म डायरेक्टर हैं। और अभी 2024 में आपको पता होगा कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वह मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। फिर है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो शहरीकरण जो है वह 15.3% था उस टाइम पर, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग देखें तो जनगणना जो 2011 में है उसमें उसके अनुसार 11.3% ही है। तो अगर जनगणना से पूछे तो 11.3, और अगर उस टाइम पे यानी कि 21-22 के टाइम पे जो आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग था वो 15.3 था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उस टाइम पे जो थे वह थे मनोज तिवारी, लेकिन अभी जो फिलहाल में है वह बनाया गया है जो अभी जो मैथिली की गायिका है मैथिली ठाकुर, उनको। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल में जो है बिहार के खादी की ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 फीट का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा, तो सीतामढ़ी में, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। फिर है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपको पता होगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है सबसे पहला यानी कि 1920 से 1921 तक के ड्यूरेशन में इनको गवर्नर नियुक्त किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो आपको पता होगा कि संथाल विद्रोह का जो है नेता सिद्धू कान्हू, और इसके अलावा चांद भैरव फूलो जानू, ये सारे ही भाई बहन के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था, तो इसमें सिद्धू और कान्हू दिया हुआ है ऑप्शन सी में, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा कि 1855 से 56 के बीच जो है इस संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व, या फिर संथाल विद्रोह जो है इसी टाइम पे हुआ था, आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था 1798 में, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। फिर किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, तो 1936 में, और उसके बाद फिर 2000 ईस्वी में झारखंड को भी बिहार से अलग कर दिया गया, और उसके बाद से बिहार का अभी तक वर्तमान स्वरूप जो है यथावत है। आगे है कि प्रथम बौद्ध महासभा जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपको पता है कि राजगृह में जो है सबसे पहला बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में, और इस टाइम पे जो वहाँ के शासक थे अजात शत्रु थे। इसके अलावा द्वितीय जो बौद्ध संगीति है वह जो है वैशाली में आयोजित किया गया था काल अशोक के शासन के टाइम पे, और तृतीय पाटलिपुत्रा में अशोक के काल में, और चतुर्थ काश्मीर में कनिष्क के टाइम पे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बोला जाता है कि इसके द्वारा जो अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके और फिर इन्होंने क्या की सत्ता प्राप्ति की थी। फिर है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो यह पुष्यभूति वर्धन के द्वारा। और आपको पता है कि जो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जो है यही प्रभाकर वर्धन के जो इस वर्धन राजवंश के एक राजा थे, उनके पुत्र थे। और हर्षवर्धन के बारे में आपको पता है कि जो अंतिम हिंदू शासक था तो वह हर्षवर्धन को ही माना जाता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और हर्षवर्धन को ही शिलादित्य और परम भट्टारक की जो है उपाधि इनको दी गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था, तो यह चीर के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह सही है। फिर है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो यह इल्तुतमिश का शासनकाल, यानी कि ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर है। और इल्तुतमिश आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही बोला जाता है, और इसके द्वारा जो है
जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार जो है वो शुरू किया गया था, तो उसको कंप्लीट भी इसी के द्वारा किया गया। और इसी की पुत्री रजिया सुल्ताना थी, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखिएगा। फिर है कि इनमें से किसने खलीफा की सख्ती का विरोध किया था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और इसके द्वारा जो है किसी भी खलीफा को नहीं माना गया, और इनका कहना था कि मैं ऐसे ही हुक्म देता हूँ जो राज्य के लिए लाभकारी है, और मैं नहीं जानता हूँ कि यह शरीयत की अनुमति के अकॉर्डिंग है या नहीं। और इसके द्वारा जो है अलग धर्म चलाने की भी कोशिश की गई थी, जिसका बाद में उलेमाओं के द्वारा जो भारी विरोध हुआ तो फिर छोड़ दिया गया था। और बलबन आपको पता है कि रक्त और लहू की नीति, सिजदा, पेवोस प्रथा इत्यादि बलबन के द्वारा चलाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक का आपको पता है कि दिल्ली सुल्तान का जो सबसे अभागा सुल्तान जो बोला जाता है, कि यानी कि कोई भी कार्य इनके द्वारा जो किया गया, चाहे वो राजधानी परिवर्तन हो या फिर इन्होंने सिक्के चलाए सोना के, तो कोई भी काम इनका सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट जो है कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था, तो यह जो है बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। तो तुगरिल खान जो था यह बेसिकली बंगाल का सूबेदार था, और बाद में बलबन के द्वारा जो है उसकी उसको उसको समाप्त करने के लिए, यानी कि इसके विद्रोह को समाप्त करने के लिए अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। फिर है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया, तो औरंगजेब था। और आपको पता होगा कि औरंगजेब ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हुगली में उसका जो कारखाना था वहां पराजित किया, और कंपनी के व्यापार पर वहां प्रतिबंध लगा दिया था। और औरंगजेब ने अंग्रेज का जो सर जॉन चाइल्ड था उससे 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी उसके बदले में वसूला था। तो ये भी आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेटिक ने प्रारंभ किए थे, तो सती प्रथा का उन्मूलन आपको पता है कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा किया गया। फिर दास प्रथा का उन्मूलन, तो दास प्रथा का जो उन्मूलन है ये इनके शासनकाल में नहीं हुआ है। फिर है धार्मिक जो धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को जो हटाया गया, तो ये भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। फिर ठगों के संगठित गिरोह का दमन 1830 में, ये भी लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा किया गया। यानी कि अगर दो ऑप्शन को छोड़ दिया जाए तो इसमें सारा ही सही है। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बन के आएगा सी, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है हमारा कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया, तो यह नेपियर के द्वारा किया गया था। और कर्नल स्लीमन के बारे में आपको पता होगा कि जो ठगी प्रथा का जो समाप्ति हुआ था वो कर्नल स्लीमन की सहायता से ही हुआ था। और सर जॉन लॉरेंस जो है इनके अगर आप लोग देखें तो हेनरी कैंपबेल का जो अकाल आयोग का जो गठन किया गया था हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में, वह सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में ही हुआ था। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, तो यह 1872 ईस्वी में किया गया था। और आपको पता है किस टाइम पे लॉर्ड मयो थे। और फिर बाद में इसको 1881 से जब इसको परमानेंट कर दिया गया था तो उस टाइम पे लॉर्ड रिपन थे, और इसीलिए लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। और इसके अलावा जो है आप लोग को पता है कि 1911 में दिल्ली दरबार में जो है जो हमारा 1905 में बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई, तो ये पहले ही बता चुकी हूँ कि ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसके बाद जो है गांधी जी के पे ऐसा आरोप लगता है कि इन्होंने इनको बचाने की कोशिश नहीं की थी, और जिस वजह से भारत में उनका काफी विरोध भी हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो यह जो है ब्रह्मदत्त थे। और पहले हो जाएंगे विनोबा भावे, और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका शुरुआत जो है महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से किया गया था। तो ये भी आप लोग को पता होगा। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, तो यह उषा मेहता के द्वारा जो है भूमिगत रेडियो का संचालन किया गया था, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन जो है इसको संबोधित करते थे इस रेडियो को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो इसके चिकित्सक जीवक थे। और फिर इन्होंने, अगर आपको पता हो तो जीवक को ही इन्होंने
उस टाइम के जो अवंती के शासक थे चंद्रप्रद्योत, उसके इलाज के लिए भेजा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह इब्न बख्तियार खिलजी था, और आप सभी को पता है कि यह जो है अफगानिस्तान का रहने वाला था, और इसी ने ओदंतपुरी और विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और इसका कारण है कि कोसी नदी जो है यह मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, और जिस कारण से बिहार में बाढ़ का जो कारण है उसको कोसी नदी जो है वो मुख्य नदी है, जिसके कारण जो है बिहार में बाढ़ प्रत्येक साल देखने के लिए मिलता है। तो इस कारण से इसको बिहार का शोक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो यह कैमूर में पाया जाता है। और इसके अलावा आपको पता है कि बिहार के राजगीर में, गया में और मुंगेर में भी गर्म और ठंडे जल कुंड का वहां पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील है, और आपको पता है कि कांवर झील को बिहार का सबसे पहला रामसर साइट जो है उसको घोषित किया गया था, और इसके अलावा अभी नागी और नकटी को भी घोषित कर दिया गया है। तो ये भी आपको पता होगा, अभी टोटल 3 रामसर साइट हैं बिहार के। और इसके अलावा कुशेश्वर झील जो है यह दरभंगा में पाया जाता है, और घोघा झील जो है कटिहार के मनिहारी में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो अभी जमुई में जो है ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत का जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत में जो सोना है वो यहाँ पे पाया जाने का अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पता होगा कि भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ सिल्क के वस्त्र जो है वो तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि 51.50% जो है महिला साक्षरता है बिहार में। वहीं अगर पुरुष का देखें तो 71.25% है। और अगर ओवरऑल औसत की बात करें कि बिहार में साक्षरता का जो दर है वो कितना प्रतिशत है, तो 61.80% है। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरस का। इसके अलावा आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे जो 3 परत है उसमें जो है नीफे जो है जिसको बोला जाता है वो सबसे निचली परत होता है, और इसमें निकेल और फेरस पाया जाता है। वहीं अगर देखें तो जो स्वेस महोदय है उनके द्वारा जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सियाल, सीमा और नीफे के 3 परत में विभाजित किया गया था, जिसमें सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम के तत्वों की प्रधानता होती है, तो सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। और उसके बाद जो सबसे जो कोर वाला जोन है उसको नीफे बोलते हैं, जहां निकेल और फेरस की अधिकता होती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने प्रस्तुत की है? तो WM डेविस के द्वारा। यहाँ की ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे है कि गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा और चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यह दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवन है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें तो सार्गेसो सागर एक हिस्सा है, तो आपको पता है कि सार्गेसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और सार्गेसो सागर जो है बेसिकली ये सार्गेसम घास की अधिकता के कारण जो है इसको सार्गेसो सागर बोलते हैं। आगे है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन लाइन है, तो ये आप लोगों को पता होगा। और रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। वहीं डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे कह रहा है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि क्योंकि वहां जो है हवाएं किसी प्रकार की बाधा को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, जिस कारण से है राजस्थान में वर्षा बहुत कम होता है। आगे है निम्न कथन पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, तो यह तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाएगा, जिसकी विषय वस्तु जो है
सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है, तो इसका थीम ये नहीं था, तो इसीलिए ये जो है गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि बाघ परियोजना जो है बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 ही स्टेटमेंट इसमें सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 1 और 3 सही है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा दिया हुआ है कि करेवा, सॉरी मैं इसे ठीक कर लूं पहले। हाँ, करेवा जो है किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि करेवा जो है कश्मीर में पाई जाने वाली रेत, गाद और मिट्टी इत्यादि के निक्षेप से जो मिट्टी होता है, तो उसको जो है करेवा बोलते हैं। और यह करेवा जो है केसर की उत्पादन के लिए सर्वाधिक फेमस है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। फिर है भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो आपको पता है कि केरल में सबसे ज्यादा मात्रा में थोरियम पाया जाता है, यानी कि वहाँ जो मोनाजाइट बालू है उससे थोरियम का निष्कासन जो है वो किया जा सकता है, तो सबसे ज्यादा जो है केरल में पाया जाएगा, ये हमारा सही आंसर है। आगे है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो आपको पता है कि नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए फेमस है, और यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला में है, तो इसीलिए ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदा गया था? तो रानीगंज, पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन सी सही है। आगे है कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन सी है? तो यह जो है यह भील हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। और आपको पता है कि भील के बाद गोंड नंबर 2 पे और संथाल नंबर 3 पे आता है सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में। आगे है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो आपको पता है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है। पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करती है, और राज्यपाल के द्वारा ऐसे वित्त आयोग के गठन का जो उपबंध है अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 वाई में उपलब्ध है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है, एक तो समरस जीवन, यानी कि सभी का जो समान रूप से समानता के साथ उसके जीवन आपूर्ति से संबंधित है। उसके अलावा आर्थिक विकास, फिर मानव पूंजी का निर्माण, फिर है पर्यावरण संरक्षण, तो ये सारे ही जो हैं सामुदायिक विकास का उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन ई जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे जो दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो यह जो है 788 हो जाएगा, यानी कि जो लोकसभा है उसमें से 543 मेंबर और राज्यसभा से 245 मेंबर, तो इसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 788, तो इसलिए 788 आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचन के लिए या पुनर्चुनाव के लिए पात्र होता है? तो यह जो है कितनी भी बार खड़ा हो सकता है। अमेरिका जैसा जो प्रोविजन है वो इंडिया में नहीं है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो ये आपको पता है कि सामान्यतः 3 सत्र होता है और मिनिमम 2, और एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच जो है 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह श्री MC सीतलवार थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और आपको पता होगा कि जो विधि आयोग का सबसे पहला जो गठन किया गया था 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, तो ये आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधि आयोग का जो है एक पद जो है वो बढ़ा दिया गया था, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे हमारा दिया हुआ है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो एक तो आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172, यानी कि बी और सी में चेंज करने की आवश्यकता होगी, तो इसलिए ऑप्शन ई जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं।
अब कह रहा है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो आपको पता होगा कि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, इसीलिए जो है ऑप्शन ई हमारा सही आंसर हो जाएगा कि एक से अधिक जो है सही आंसर है। फिर आगे है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीट का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, तो इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, तो आपको पता होगा कि जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा जो है 2026 तक के लिए जो परिसीमन आयोग का गठन जो है वो रोक दिया गया था। तो इसके तहत जो है आपको पता होगा कि परिसीमन आयोग जो है अभी तक 4 बार गठन किया जा चुका, 4 बार इसका गठन हो चुका है, और इसमें 1952, फिर 1962, फिर 1972, और फिर लास्ट में हम देखें तो 2002 में इसका गठन हुआ था। तो ये भी आप लोग ईयर जो है याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एक, तो आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है, फिर फंडामेंटल राइट का जो है वो संरक्षक भी है, और संविधान का अंतिम विवेचना, यानी कि अंतिम विवेचना जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है, या संविधान का संरक्षक या अभिभावक जो भी आप लोग कह लें। तो तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन ई यहाँ भी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम कौन सा है, तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि पटना जो है ग्रेटर देन मुंगेर, और मुंगेर ग्रेटर देन नालंदा, तो इसीलिए जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, तो उस टाइम पे जो था 3.47% होने का जो अनुमान रखा गया था वो। लेकिन अभी अगर 2025-26 के लिए देखें तो राजकोषीय जो घाटा है जीएसडीपी के लिए 3% जो है वो लक्षित किया गया है, और जो केंद्रीय बजट है 2025-26 में, तो वहां जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 4.4% रहने का जो अनुमान है वो लगाया गया, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो आपको पता है कि सभी के लिए वायु मार्ग ऐसा कुछ भी नहीं है 7 निश्चय भाग 2 में। तो इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि 7 निश्चय भाग 2 में जो 7 संकल्प है उसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, फिर युवा शक्ति बिहार की प्रगति, स्वच्छ शहर समृद्ध शहर, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, और फिर कनेक्टिविटी को आसान बनाना, और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो ये सारा ही जो है 7 निश्चय भाग 2 का पार्ट है, तो ये भी आप लोग को पता ही होगा पहले से, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम, यानी कि अवरोही घटते क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए, तो सही क्रम अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा कि इसमें जो है नवादा जो है वो ग्रेटर देन किशनगंज, और किशनगंज ग्रेटर देन फिर पूर्वी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण जो है ग्रेटर देन अररिया, और अररिया जो है ग्रेटर देन शिवहर, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें देखें तो नवादा में प्रति व्यक्ति आय है, और सबसे कम जो है शिवहर में, ये इस क्रम के अनुसार है। लेकिन ऐसे अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय जो है वो पटना में है, फिर बेगूसराय, और फिर मुंगेर में। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं तो एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो हमारा ए गलत हो जाएगा कि भारत का जो 33 से 35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, ये स्टेटमेंट गलत है। इस रिपोर्ट में बोला गया था कि जो भारत का 21.9% जनता है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो इसीलिए ए गलत है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा कि संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फिर आगे है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत कथन पूछा है। तो इसमें अगर देखें तो सारा ही ऑप्शन जो है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो है वो घटक है, चाहे वो वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण है, फिर जल निकाय की मरम्मत और नवीनीकरण है, कुएं का निर्माण है, फिर जल वृत्तों के पुनर्भरण में वृद्धि है। तो ये सारा ही जो है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का
घटक है। और इसके अलावा देखें तो जैसे कि क्या त्वरित सिंचाई है, या फिर एक तरीके से जो किसानों को अपने खेतों में जो पानी की जो समस्या से जूझना पड़ता है उसको कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह लाया गया था। तो इसमें सारा ही जो ऑप्शन में ए टू डी दिया हुआ है ये सारा ही उसके घटक हैं, इसलिए ऑप्शन जो है ई सही हो जाएगा कि इनमें से सारा स्टेटमेंट सही है, गलत कोई भी इनमें से नहीं है, और पूछा है गलत। तो चलिए अब हम लोग आगे चल लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा कि भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखेंगे तो बहुत सारा समिति है, जिसमें कि जैसे तिवारी समिति है जो कि औद्योगिक रुग्णता से है, फिर ज्ञान प्रकाश समिति है और चीनी घोटाला से संबंधित, फिर राज समिति है कृषि जोतकर से। तो इसी तरीके से कमेटी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी एक कमेटी तो पूछती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना या एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, यानी कि पीएफआरडीए। आपको पता होगा कि यह जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और इसी के द्वारा जो है पेंशन को रेगुलेट किया जाता है। और इसके अलावा देखें तो ऑप्शन सी जो है हमारा, जिसमें कि एनपीएस जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा कि एक से अधिक जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था। तो उस टाइम पे जो था, यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसमें 11.7% था। लेकिन अभी अगर देखें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो पूंजीगत व्यय के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, और यह जो है जीडीपी का 3.1% है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था। तो यह 1.7% था, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है। तो 109.5 मिलियन टन, ऑप्शन बी जो है सही है। फिर है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करिए। तो आपको पता है कि यह जो है उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के लिए विकास के लिए है, और जिसके कारण क्या होगा कि जो सीमावर्ती गांव है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो है टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। इसमें पहला ही स्टेटमेंट गलत है कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के साथ जो है ये सेट का जितना भी क्वेश्चन था वो हम लोगों ने देख लिया है, और इसके बाद आप लोग का जो बीपीएससी 67 का PYQ था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग क्या करिए कि टेलीग्राम चैनल पे जाके, अब मैं वहाँ पे इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर आपको कोई अदर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या इसके अलावा आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके फीडबैक पे ध्यान दिया जाए, और उसके अलावा आप हमें जो भी कहेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो लेके आएंगे। और आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं तो आप सभी का धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट और एफर्ट जेन्युइन लगता हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतना सपोर्ट के लिए। चलिए तो फिर बाय।